राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। बुराड़ी में एक बहुमंजिला इमारत ढहने के 24 घंटे से अधिक समय बाद देर रात के ऑपरेशन में एक परिवार के 4 सदस्यों को मलबे से जिंदा बाहर निकाल लिया गया। अधिकारियों के अनुसार मंगलवार रात बचाए गए लोगों, एक दंपति और उनके 2 नाबालिग बेटों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों के अनुसार नवनिर्मित इमारत की छत का स्लैब रसोई गैस सिलेंडर पर गिरने के बाद बनी जगह के अंदर परिवार फंस गया था। इसने परिवार के सदस्यों को मलबे के नीचे दबने से बचाया। बचाव अभियान अभी भी जारी है और बुधवार देर रात तक जारी रहने की संभावना है। दिल्ली पुलिस, एनडीआरएफ और दिल्ली अग्निशमन सेवा की कई टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं। ताजा खबरों के अनुसार अब तक मलबे से 21 लोगों को निकाला जा चुका है। उनमें से 16 जीवित हैं, जबकि 5 की मौत हो गई। बिल्डिंग बनाने वाले योगेंद्र भाटी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ बीएनएस धारा 105, 110, 3.5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बुराड़ी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने संरचनात्मक सुरक्षा और फिटनेस जांच के लिए आसपास की इमारतों को खाली करने का आदेश दिया है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। कुछ घायलों का बुराड़ी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायलों को एलएनजेपी अस्पताल रेफर किया गया है। आप बुराड़ी विधायक संजीव झा ने कहा कि मृतक के परिवारों को 10 लाख और नाबालिग पीड़ितों के परिवारों को 5 लाख के मुआवजे की घोषणा की है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि प्रभावित लोगों को हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। बिल्डिंग गिरने की घटना के दिन राष्ट्र सर्वप्रथम टीम घटना स्थल पर पहुंची और चश्मदीदों और जनता से बात की, जिन्होंने साफ स्वर में भ्रष्टाचार और व्यवस्था के प्रति अपने दिल का दर्द बयां किया। क्या विचार रखे जनता ने इस अवसर पर, आप भी सुने। इसके अंदर जो है आप रहते थे क्या? नहीं। तो फिर कौन है आपके रिश्तेदार, कौन है? मेरा देवर है, एक जेठ है। अभी तक निकले नहीं है? नहीं निकले, अभी वहीं अंदर दबे हुए हैं। 5 मंजिल थी जी लगभग। एक पार्किंग का लेंटर था, 4 लेंटर उसके ऊपर थे। 200 गज की बिल्डिंग थी और लगभग ये 6:45-7 बजे के आसपास की घटना है। अचानक से आवाज़ आई बहुत तेज और धरती में कंपन सा हुआ था। हम तो अपने ऑफिस में यहाँ बैठे हुए थे। धरती में कंपन सा हुआ, उन्होंने जैसे ही बताया वैसे ही हम लोग फटाफट देखने आए यहाँ पे। देखा तो 5 के 5 लेंटर जो है जमीन दोष हो गए। बिल्कुल कोई कॉलम कुछ नहीं, पूरे 5 के 5 लेंटर एक दूसरे के ऊपर गिर गए। नहीं, लेंटर डले हुए थे, ऑलमोस्ट फिनिशिंग भी इसकी हो गई थी, लेकिन पता नहीं किस वजह से, क्या वो तो जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन इसमें जो है 5 के 5 लेंटर, इसमें कुछ लेबर भी रह रही थी, काम करने वाली, कुछ पीओपी सीओपी वाले, कुछ और भी कुछ लेबर रह रही थी। अब उसमें से कुछ मेरे ख्याल में निकाले भी हैं, निकाल भी रहे हैं, अभी भी कोशिश जारी है। बाकी हाँ, ये दुखद घटना है बहुत। जो सही लोग भी हैं काम करने वाले, उनको भी परेशानी आएगी। कुछ ना कुछ तो कमी छूटी है, कुछ ना कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना ही है। कहीं ना कहीं देखो एमसीडी को भी नेग्लिजेंसी तो है इसमें। यहाँ पे हमला है एमसीडी का, जो जेईई वगैरह हैं, तो उन्होंने कुछ नज़रअंदाज तो किया है, तभी ये चीज़ हुई है। नहीं तो बिना क्वालिटी चेक के, बिना क्या सामान लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, ये सब किए बगैर इनकी कुछ ना कुछ नेग्लिजेंसी तो है। डिपार्टमेंट के एमसीडी का हो गया, चाहे वो कोई भी हो गया, चाहे कुछ डिपार्टमेंट इसमें जो है ना कहीं उनकी पूरी की पूरी जो है नेग्लिजेंसी देखी जा रही है कि उनकी लापरवाही पूरी देखी जा रही है जी। उसमें सभी शामिल हो सकते हैं जी। एमसीडी के भी हैं, काउंसलर भी हैं। काउंसलर इधर के जी अनिल त्यागी जी हैं भाजपा से। हाँ, कल मौके पर मनोज तिवारी जी, ये सब लोग आए भी थे, एमएलए साहब भी आए थे। ये ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए। अगर एमसीडी थोड़ा सा ध्यान दे और प्रशासन थोड़ा ध्यान दे तो ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपका दुकान बगल में ही है, तो क्या है पूरा मामला, इसके बारे में बताएंगे? एक्चुअली यह 6:30 पौने 7 बजे की बात है। मैं यहाँ पे शॉप पे था, तो उस समय एकदम से ब्लास्ट हुआ। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लाइटिंग दिख रहा है। हाँ, लाइटिंग दिख रहा है। ब्लास्ट हुआ तो मुझे लगा था शायद कोई फॉल्ट हुआ है। हाँ। तो एकदम से हमें लगा फॉल्ट है, तो यहाँ से भागे। एकदम से बाहर निकल के देखा तो थोड़ी देर तो इसमें चिंगारी आती रही। उसके बाद फिर दोबारा से आवाज़ आई थी, तो पता पड़ा कि पीछे से जब तक चिल्लाने की आवाज़ आने लगी पीछे से, गली में से। वहाँ पे देखा कि बिल्डिंग गिर गई है, तो फिर एकदम से शटर डाउन करके फिर हम पीछे भागे। देखा तो बच्ची थी, एक रो रही थी, शायद वहाँ से निकल कर आई थी। तो बिल्डिंग में से अंदर से निकली थी, वो सामान लेने बाहर आई थी। एक तो वो बच्ची थी, तो हमारे सामने दिख रही थी हमको। हाँ। उसके बाद तो बाकी जो अंदर थे, वो बिल्डिंग में कितने लोग दबे हैं, कितने मरे हैं, कितनी लेबर गई हैं, कोई नो आइडिया कुछ। जब निकलते हैं, अभी मीडिया से ही पता पड़ा था हमको तो कल न्यूज़ में 8 लोगों की डेथ हो गई है और 3 लोग तो खैर शायद मेरे सामने ही थे, घायल थे, जिनको ले गए थे, एम्बुलेंस में ले गए थे। 9:30 बजे तक मैं यहाँ पे रहा था। तब तक काफ़ी फोर्सेज ये सारी RF जितनी भी आपकी बुराड़ी
विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो अवैध निर्माण जो है मतलब खूब धड़ल्ले से चल रहा है। सर बुराड़ी विधानसभा के अंदर अवैध निर्माण नहीं, ओवरऑल दिल्ली की कहानी है। अच्छा, आप इसको बुराड़ी विधानसभा को उठाइए, ओवरऑल दिल्ली में कहानी है। आप बताइए, आप दिल्ली में कहीं भी चले जाइए, किसी क्षेत्र में, हर जगह की कहानी यही है। आप कहीं भी रहेंगे आपको पैसे देने पड़ेंगे। आप मकान बनाने पहुंच जाओ, उससे पहले आप देख लें, आपको पैसे देने पड़ जाएंगे। नहीं तो एमसीडी वाले डंडा कर देंगे, नहीं तो कोई वो जो विजिट वाले होते हैं वो डंडा कर, हर कोई करेगा सर। आप ऐसा नहीं आप बच सकते हैं किसी चीज़ से, आपको देना ही पड़ेगा। और आप कहाँ तक लगाएंगे, एक आम आदमी कितना भाग सकता है, कितनी वो कर सकता है, अप्रोच लगा सकता है, उसे पता है लास्ट में आके मुझे देना ही पड़ेगा। एक से ऊपर एक बैठे हुए हैं, सब खा रहे हैं, पैसा ऊपर तक जाता है सर। ऐसा तो नहीं है ना कि पैसा सिर्फ नीचे लेवल तक जाता है, पैसा ऊपर के लेवल तक जाता है, सब लोग खाते हैं पैसा। तो किसी एक को बदनाम करना कि ये व्यक्ति गलत है या किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम ले दो ये व्यक्ति गलत है, अरे सारे ही चोर हैं। किसी एक का नाम लेके क्या फायदा। बैठे हुए थे, मीटिंग चल रही थी, संजीव जाए विधायक इस एरिया के। हाँ। तो उनकी मीटिंग चल रही थी, वो इलेक्शन होने वाला है तो उसके संदर्भ में वो आए हुए थे, मीटिंग चल रही थी। तो किसी महिला ने आकर बोला कि वहाँ पे इमारत ढह गई, तो उन्होंने तो मीटिंग भी नहीं किया और दौरे हुए आए, हम लोग भी उनके साथ ही आए तो देखे यहाँ पे ढहा पर। कितने बजे के समय की बात है वो? ये 6:30 लगभग, 6:30 लगभग, 6-6:30 कह रहा हूँ। हाँ। उसी समय हम लोग तुरंत दौड़े आए यहाँ पे तो देखे कि पूरा ढहा पर आए। तब तक कोई टीम नहीं आई थी, किसी पुलिस की टीम या कुछ भी नहीं आई थी। विधायक खुद आए यहाँ पे चल के, उन्होंने सबको फोन वोन किया तो फिर आए सब। तो पता चला कि इसमें बहुत सारे लेबर लोग, अभी साइट चल ही रहा था, वर्किंग था अभी ये साइट, टाइलें वाइलें लग रही थी, अभी काम हो रहा था। तो इसमें लेबरों की फैमिली रह रही थी। अच्छा। वो लोग सारे दब गए इसमें। कहा जाता है कि 25-30 लोग रहते थे, पता नहीं 25-30 मतलब उसी बिल्डिंग के नीचे रहते थे, काम कर रहे थे और रह रहे थे, काम लेबर ही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। उसी में 3 लड़कियां उस समय तत्काल निकली हुई थी, जिसको दूसरे लेबरों ने, इधर वालों ने खींच के निकाला था, हाथ पैर वगैरह में उनके चोट लगी हुई थी जी। तो उन्होंने जब विधायक आए तो उन्होंने फोन वोन किया, उसके बाद से एम्बुलेंस वगैरह पुलिस की गाड़ियाँ सब आने लगी जी। तो यही बना तो देख के उसी में चले गए। इतनी जनता खड़ी है, अगर एक ठेला उठाए ना तो अब तक तो मलबा खत्म हो गया होता, लेकिन किसी को नजदीक में जाने नहीं दे रहे हैं। ऐसे तो इनको 10 दिन लग जाएगा साफ करने में, जो बचा होगा वो भी खत्म हो जाएगा। इसकी जांच होनी चाहिए कि मकान ऐसे क्यों गिरा। हमारे देखने में तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। ऐसे मकान गिरेगा तो कैसे काम चलेगा? बिल्डर की कमी है कि ठेकेदार की कमी, किसी कमी से गिरा मकान, इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने सुना है, जो मुझे पता लगा है कि ये निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, काफी पुरानी हो चुकी थी, दरारें आती थी बिल्डिंग के, ठीक है। और मेरा कहना ये है कि इसमें जो सजा होनी चाहिए, सबसे पहले बिल्डर को पकड़ना चाहिए, जो उसने जो माल लगाया है, कैसा माल लगाया है पता नहीं, जैसे बिल्डिंग इतनी है ना, मेन चीज वही है। और साथ में जो यहाँ के जो भी हैं विधायक हैं, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए, उन्होंने कैसे परमिशन दी है 5 मंजिल। विधायक कौन है आपके एरिया का? हमारे संजीव चा जी हैं, जिनके साथ ये गलत हुआ है, जो दबे हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए, ठीक है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। बस मैं यही चाहता हूँ। अब तो खैर जो हो गया, उनको तो खैर कोई वापस ला नहीं सकता। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करतार नगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने महाकुंभ हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति जताई। साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि अब आपदा के बहाने नहीं चलेंगे। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली की जनता अब भाजपा की डबल इंजन सरकार चाहती है, एक ऐसी सरकार जो गरीबों के कल्याण और दिल्ली के विकास पर तेजी से काम करे। साथियों, आज की चुनाव सभा को संबोधन करने से पहले मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। मैं फिर एक बार उन परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथियों, दिल्ली का एक क्षेत्र यमुना जी के तट पर बसा है और इस इलाके में तो बाबा श्यामगिरी भी विराजते हैं। मैं उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए आप सभी जनता जनार्दन को भी प्रणाम करता हूं।
आप यहाँ वर्किंग डे होने के बावजूद भी इतनी विशाल संख्या में और वो भी दोपहर के समय हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन ये जो दृश्य है ये दिल्ली का मूड बता रहा है। ये दिल्ली के जनादेश के दर्शन करा रहा है। दिल्ली कह रही है अब आपदा के बहाने नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है अब आपदा के फर्जी वादे नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है अब आपदा की लूट और झूठ नहीं चलेगा। दिल्ली भाजपा की, यहाँ के लोग भाजपा की ऐसी डबल इंजन सरकार चाहते हैं जो गरीबों के कल्याण और दिल्ली के विकास दोनों पर एक साथ काम करे। दिल्ली एक ऐसी सरकार चाहती है जो गरीबों के लिए घर बनाए, जो दिल्ली को आधुनिक बनाए। दिल्ली एक ऐसी सरकार चाहती है जो हर घर नल से जल पहुंचाए, टैंकर माफिया से मुक्ति दिलाए। इसलिए पूरी दिल्ली आज कह रही है 5 फरवरी आएगी, भाजपा आएगी। मैं दिल्ली भाजपा को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली भाजपा ने एक शानदार संकल्प पत्र दिल्ली की जनता के चरणों में समर्पित किया है। इस संकल्प पत्र में दिल्ली की महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, दिल्ली के मध्यम वर्ग के लिए, ऑटो चलाने वालों के लिए, दुकानदारों के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए, हर वर्ग के लिए अच्छी योजनाएं लाने का दिल्ली की जनता को सार्वजनिक रूप से वादा किया है। दिल्ली में बनने वाली भाजपा सरकार अपने वायदे पूरी करेगी। मैं फिर दोहराता हूं, 8 तारीख के बाद जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, जो भी वादे आपको किए गए हैं वो सारे के सारे वादे समय सीमा में पूरे किए जाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, भारत के करोड़ों नागरिक विकसित भारत के संकल्प को लेकर के दिन रात जुटे हुए हैं। ये बहुत जरूरी है कि विकसित भारत की राजधानी भी एक विकसित देश का मॉडल शहर बने। क्या आज हमारी दिल्ली को लेकर जो बदहाली देखने को मिल रही है, क्या हम ये कह सकते हैं क्या दिल्ली एक आधुनिक देश की राजधानी, क्या उसका रंग रूप ऐसा नजर आ रहा है क्या? साथियों, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के करोड़ों नागरिक सुबह शाम अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं और उसमें सब कुछ आ जाता है। ब्रेक का हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirtinagar, New Delhi. Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। दिल्ली चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोंडा के यमुना खादर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी होने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि गारंटी का मतलब है यह जनता का अधिकार है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करते रहेंगे। रेलवे मौनी अमावस्या पर महाकुंभ मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए 190 विशेष ट्रेनों सहित 360 ट्रेनें संचालित कर रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार के आयोजन के संचालन में विश्वास की कमी का हवाला देते हुए महाकुंभ मेले के प्रशासन और प्रबंधन को तत्काल भारतीय सेना को सौंपने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए पूरा जोर लगा रहा है और देश में ओलंपिक होंगे तो वह भारत में खेलों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। गुजरात में आतंकवाद रोधी दस्ते ने हाल ही में बिना लाइसेंस के अल्प्राजोलम बनाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए व्यापारी के गोदाम से 40 करोड़ रुपए की दर्द निवारक दवा ट्रामाडोल जब्त की। राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित एक दवा के गोदाम में भीषण आग लग गई। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि पैनल ने वक्फ विधेयक मसौदा रिपोर्ट और प्रस्तावित कानून के संशोधित संस्करण को बहुमत से अपनाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच भाजपा की दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य संजीव अरोड़ा ने बुधवार को अपनी टीम के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी मुख्यालय में आप नेता और सांसद संजय सिंह ने पटका और टोपी पहनाकर संजीव अरोड़ा को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर वरिष्ठ नेता और राजेंद्र नगर से प्रत्याशी दुर्गेश पाठक ने संजीव अरोड़ा समेत उनकी पूरी टीम का आप परिवार में स्वागत किया। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो पिछले 25 वर्षों से बीजेपी से जुड़े रहे और अलग अलग पदों पे रह के इन्होंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और मीडिया प्रभारी रहे हैं। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिला करोल बाग के कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के मंत्री भी रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में लगभग 30 साल से इन्होंने समाज के उत्थान के लिए काम किया है और इनकी संस्था इंद्रप्रस्थ संजीवनी जिसमें करीब 50,000 से अधिक इन्होंने लोगों की मदद की है। केपीएस गिल फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। नारायण विहार सोशल वेलफेयर सोसाइटी के भी अध्यक्ष हैं और अनेक महामंडलेश्वर संतों के आशीर्वाद से गंगा पुत्र की उपाधि से सम्मानित है। तो ऐसे हमारे संजीव अरोड़ा जी अपनी पूरी टीम के साथ, जिनका लंबे समय तक बीजेपी से रिश्ता रहा है और भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, आज हमारे विधायक दुर्गेश पाठक जी के प्रयासों से आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं इनका हृदय की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं संजीव भाई का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे क्षेत्र में पिछले 30-35 सालों से लगातार एक्टिव हैं। एनजीओ के माध्यम से लोगों की मदद करते हैं, लोगों की हर तरह से सुविधाएं देनी है, चाहे वो व्हील चेयर देना है, कोरोना काल के दौरान खाना डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर दवा डिस्ट्रीब्यूशन तक, और ये पिछले 30-35 सालों से कर रहे हैं। एक अच्छा नाम है, एक अच्छा रिस्पेक्टेबल नाम है। तो संजीव भाई का मैं आम आदमी पार्टी में स्वागत करता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि इनके आने से जो दिल्ली में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी को जो लाने की मुहिम बन रही है, बन गई है, उसको और मजबूती मिलेगी और अच्छे से वो लहर आगे बढ़ेगी। मित्रों, आज एक नया अध्याय मैं शुरू करने जा रहा हूँ। पिछले 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदों पर रह के संगठन को मजबूत करने में
मैं सदैव तत्पर रहा हूं, परंतु जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की 25 वर्ष पहले थी, आज वो नहीं है। आज इतने वर्षों से पार्टी की सेवा करते हुए भी टिकट जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, न केवल मुझे बल्कि जो सीनियर हमारे जो क्षेत्र के ऐसे नेता थे, उनको इग्नोर करके एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो अभी हाल ही में ही पार्टी से जुड़ा और जिसके बारे में आज पूरा क्षेत्र जानता है, उसका मिलनसार बिहेवियर भी जानता है। वो रात को 8 बजे से लेके 12 बजे तक किसी से मिलता नहीं है, फोन नहीं उठाता है। ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया है, क्या सोच के दिया है? आज पार्टी का हर कार्यकर्ता राजेंद्रनगर विधानसभा का आहत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान घोषणा पत्र जारी किया। आपको बता दें कि सत्ता में आने पर कांग्रेस ने 5 गारंटी सुनिश्चित करने का वादा किया है, जिनमें महिलाओं को 2500 महीना, 500 में गैस सिलेंडर, फ्री राशन किट और 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा शामिल है। वहीं जयराम रमेश ने स्पष्ट किया कि गारंटी का मतलब है जनता का अधिकार। आज सभी पार्टी इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के चुनाव के समय गारंटी, ऐसे तो हम वादे करते हैं घोषणा पत्र में, हर एक पार्टी हर एक चुनाव के लिए घोषणा पत्र निकालती है, उसमें ढेर सारे वादे होते हैं, पर पहली बार हमने गारंटी शब्द इस्तेमाल किया कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के समय 2023 मई, क्योंकि हम चाहते थे कि जनता को ये संदेशा जाए कि जो कांग्रेस पार्टी कहती है वो करेगी। ये गारंटी न केवल पार्टी की है, पर ये जनता का अधिकार भी बनता। तो इसीलिए हमने गारंटी सोचा। आपको याद होगा पहली बार जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, पहली बार किसी सरकारी कार्यक्रम को, कानून को गारंटी के रूप में हम लाए थे। पार्लियामेंट में पारित हुआ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये गारंटी का माने ये है कि ये अधिकार बनता है जनता का, और अगर वो जो वादे किए गए हैं वो पूरा नहीं होता तो वो न्यायपालिका जा सकता नहीं। कि ये कानूनी अधिकार है, न केवल शासनिक अधिकार नहीं है, पर ये कानूनी अधिकार है। तो एक गारंटी शब्द अभी सभी पार्टियां इस्तेमाल कर रहे हैं, और दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 5 मुख्य गारंटी दी है, उसकी घोषणा भी हो चुकी है, उस पर काफी विचार भी हो चुका है। अभी देवेंद्र यादव जी इस पर और जानकारी आपको देंगे, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि दिल्ली में अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, यानी व्यापार करने के लिए आसानी की बात नहीं, पर ईज ऑफ ब्रीदिंग महत्व रखता है, यानी कि सांस लेने के लिए अभी हमें आसानी करनी है। ईज ऑफ ब्रीदिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, ईज ऑफ जुमलाबाजी नहीं, पर ईज ऑफ ब्रीदिंग। क्योंकि अगर आप कोई मानक देखें प्रदूषण और संदूषण के मामले में दिल्ली सर्वोपरि है। हमारे देश में प्रदूषण को लेकर, संदूषण को लेकर, रासायनिक संदूषण को लेकर दिल्ली का कोई मुकाबला नहीं। ये देश की राजधानी है, और मैं समझता हूँ ये बीजेपी की नीति की वजह से हुआ है। इस गंभीरता से लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया है। यहाँ की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो भी इसको इतनी गंभीरता से जो लेना चाहिए था नहीं लिया है। और मुझे याद है जब शीला दीक्षित जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थी, यमुना एक्शन प्लान, जापान सरकार से हमने सहायता मांगी और केंद्र सरकार से हमने ये वादा किया था दिल्ली सरकार को कि पैसे की कोई कमी नहीं पड़ेगी। आप यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत हुई थी, पहली बार किसी महानगर में 7000 CNG बस लगाए गए, ये शीला दीक्षित जी के समय हुआ था। ये बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। इतनी व्यवस्था एक राज्य सरकार नहीं कर पा रही, वो VVIPs की ही देखरेख में व्यस्त है और रील्स बनाने में सब व्यस्त हैं। जो असली श्रद्धालु हैं, जो दूर से हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके वहाँ पहुँचते हैं, मौसम की मार झेलते वहाँ पहुँचते हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी सुरक्षा की, उनकी हिफाजत की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे दिन इसका राजनीतिकरण करने में कोई देर नहीं लगा रही, लेकिन अपना राजधर्म का निर्वहन करने में देखिए उन्होंने कितनी कोताही बरती। आपके खिलाफ शराब घोटाले के पुख्ता सबूत हैं, आपके अपने MLA की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, आपके लगातार एक के बाद एक सबूत आ रहे हैं, इसलिए आप जेल गए। कल को आप कह देंगे भाई पवन खेड़ा को फांसी क्यों नहीं लगी, ऐसे लग जाएगी क्या फांसी? आपके खिलाफ तो है सबूत, इसलिए आप जेल गए। अब आप इसमें भी अपने आप को पाक साफ बताना चाह रहे हैं। दिल्ली के हर गली में जिस तरह के शराब ठेके बेचे गए हैं वो सबके सामने हैं। कहाँ है वो 2000 करोड़ रुपए? देखिए CAG रिपोर्ट में क्या लिखा है इनके बारे में।
इसी सीएजी रिपोर्ट, जो हमारे बारे में ड्राफ्ट सीएजी रिपोर्ट ले लेकर ही अरविंद केजरीवाल घूमता फिरता था पूरे देश में, आज उसके खिलाफ कितनी सीएजी रिपोर्ट्स आई हैं। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना राजनीति इस देश ने पहले कभी नहीं देखी। इस तरह के आरोप लगा देना कि कोई पानी में जहर मिला रहा है, ये एक गैर जिम्मेदाराना नेता की जुबान से निकली हुई गैर जिम्मेदाराना शब्द है, और इस पे तुरंत उनको सबूत देने चाहिए या फिर एक्शन होना चाहिए। उन्हें हमारे सहारे की क्या जरूरत है साहब, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करें। हम भाजपा को पिछले 27 साल से हमने यहाँ घुसने नहीं दिया दिल्ली में। 98 से लेकर 13 तक कांग्रेस की सरकार रही, 5 साल टोटल 30 साल में भाजपा आ पाई है। तो हम तो भाजपा को रोकना जानते हैं, हमने यहाँ रोका है इस शहर में। अब देखिए, ये नूरा कुश्ती का अंत होने वाला है। 5 तारीख तक जितनी नूरा कुश्ती इन लोगों को करनी कर लेने दें, उसके बाद दिल्ली को एक बढ़िया सरकार, एक स्थिर सरकार और कांग्रेस की सरकार मिलने वाली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान घोषणा पत्र जारी किया। आपको बता दें कि सत्ता में आने पर कांग्रेस ने 5 गारंटी सुनिश्चित करने का वादा किया है, जिनमें महिलाओं को 2500 महीना, 500 में गैस सिलेंडर, फ्री राशन किट और 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा शामिल है। वहीं जयराम रमेश ने स्पष्ट किया कि जनता दिल्ली के समग्र विकास के लिए भाजपा को चुनेगी। भाइयों बहनों, आज मैं आप सभी के बीच नजफगढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती नीलम पहलवान जी के लिए आप सबका मत और आप सबका समर्थन मांगने आया हूं। और आप सभी ने अभी उनको 2 वर्ष पहले यहीं से 22,000 से अधिक मत देकर यहाँ का निगम पार्षद बनाया था। किशन पहलवान जी अभी बोल रहे थे, यहाँ उन्होंने बहुत सारे काम करवाए और उनका परिवार वर्षों से आप सबके बीच में रहकर जन सेवा और क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर काम करता रहा है। और स्वयं नीलम पहलवान जी ने पार्षद रहते हुए अनेक कामों को आगे बढ़ाया है। अन्य पदों पर रहते हुए इस क्षेत्र के लोगों की हमेशा चिंता की है, विकास के लिए समर्पित होकर काम करती रही है और नजफगढ़ के विकास में इनका बहुत योगदान है। इस क्षेत्र में कैलाश गहलोत जी ने भी, उनका भी विशेष योगदान रहा है। मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र के विकास को बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। लेकिन उस सरकार ने जो भ्रष्टाचारी नीति अपनाई, उससे आहत होकर श्री गहलोत जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकासशील नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का निर्णय लिया था। अब समय आ गया है कि नजफगढ़ की जनता भी विकास और सुशासन को प्राथमिकता देते हुए 5 फरवरी को भाजपा प्रत्याशी नीलम पहलवान जी को भारी मतों से विजयी बनाकर इस क्षेत्र के साथ साथ पूरे दिल्ली का समग्र विकास सुनिश्चित करे। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पिछले 10 वर्षों की अगर हम बात करें तो जहाँ देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान की गई है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जन जन के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का उल्लेखनीय कार्य किया गया है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के बोडला में हिंदू संगम सनातन हिंदू धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि 13 साल पहले बोडला से इस हिंदू संगम की शुरुआत हुई थी और आज यह सनातन धर्म को मजबूत करने और हिंदू समाज को एकजुट करने का एक प्रभावशाली मंच बन चुका है। सीएम विष्णुदेव साय ने आयोजन समिति को इस सफल कार्यक्रम के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि ऐसे आयोजन हमारी संस्कृति और परंपराओं को जीवंत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज मोर सौभाग्य कि ये बोडला में आज से 13 साल पहले ये हिंदू संगम के शुरुआत हुई से और शुरुआत भी ऐसे महान विभूति माननीय सर संचालक श्री मोहन भागवत जी के कर कमल से विराट हिंदू संगम के द्वारा हुई से और आज कर 13 साल होगी। मैं आज पहली बार ये हिंदू संगम में उपस्थित हुए हो, वो भी मुख्यमंत्री के नाते तो बड़ा अच्छा लगा थे। और निश्चित रूप से ये हिंदू संगम हमार सनातन के मजबूत करे बर, हमार हिंदू समाज ला जोड़े बर, मजबूत करे बर एक अच्छा प्रयास है। एक लिए मैं आयोजन समिति के भी बहुत बहुत धन्यवाद करत हूँ। और आज जमन के आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम